मेडिकल साइंस में इसको बैठा दें शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, क्योंकि यह प्राकृतिक है, प्राकृतिक नेचुरल ऑक्सीजन है यह, और इसका बहुत अच्छा मेडिकल साइंस में परिणाम है। दुनिया की किसी भी बीमारी में आप भस्म पिला दो, अच्छा ही करता है। अगर दुनिया के बाजार में अगर हम बेचने लग जाएं पूरी ताकत के साथ, तो इतना रुपया मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। गाय का गोबर अकेले काफी है, भारी पड़ेगा दुनिया के अर्थशास्त्र पर। और अगर गौमूत्र की बात करूं तो देखो, आज भारत के डोमेस्टिक मार्केट में, घरेलू बाजार में गौमूत्र की जो कीमत है वो लगभग 400 से 500 रुपया प्रति लीटर है। लीटर दूध से इतना कभी भी अर्थोपार्जन नहीं कर सकते। हमारी गौशाला की गाय जब 1 लीटर दूध 1 लीटर मूत्र दे देती है, तब मेरी गौशाला के कोष में 400 रुपया जमा हो जाता है। 2 करोड़ गाय है इस देश में। एक गाय से अगर 2 लीटर गौमूत्र की भी कल्पना करो आप, तो 4 करोड़ गौमूत्र गुना 400 कर लो आप। ये तो मैं भारत के डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूं। आज भारत में धड़ल्ले से 200, 250, 300 रुपए लीटर अर्क बनता है। तो अर्क बना लो, उसमें से जो क्षार मिल गया, क्षार से दुनिया का बेस्ट क्वालिटी ऑइंटमेंट बनता है, मलहम। उस क्षार से घनवटियां बनती है, और उस क्षार से बहुत कुछ अच्छा बनता है। जैसे एक उदाहरण आपको बताता हूं मैं कि इस क्षार में कितना पैसा है। ये जो ओपन हार्ट सर्जरी होता है, जिसमें हृदय को खोलते हैं, अंदर करते कुछ नहीं। हाँ, अंदर करते कुछ नहीं, क्योंकि हृदय को छूने की ताकत आज तक किसी भी वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं हुई है। हृदय में कुछ ऐसा है नहीं कि वो छू सकते, हृदय में कुछ ऐसा नहीं है कि वो चीरा लगा सकते। लगा दिया तो वो मशीन सदा के लिए बंद। वो एक बार चालू होता है और एक ही बार बंद होता है, रीस्टार्ट नहीं होता कभी भी। फिर भी ओपन हार्ट सर्जरी हमारे देश में होता है। तो ओपन हार्ट सर्जरी में मेरे कुछ मित्र हैं जो सर्जरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके साथ मिलकर के ये सारा एक्सपेरिमेंट हमारा चलते रहता है। तो उनसे मैंने पूछा कि ये जब आप चीड़ देते हो तब इसको जोड़ते कैसे हो? तो कहते हैं मैं नहीं जोड़ता हूं, शरीर ही जोड़ता है। हम तो केवल सटा देते हैं स्टिचिंग करके, और उसमें एक ऑइंटमेंट का प्रयोग करते हैं जो बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है। 4 लाख रुपए किलोग्राम के हिसाब से मिलता है, इतना महंगा है। स्टिचिंग करने के बाद एक ऑइंटमेंट लगाते हैं, वो ऑइंटमेंट दुनिया में सबसे महंगा ऑइंटमेंट में से आता है। तो मैंने फिर एक गौमूत्र से एक ऑइंटमेंट बना करके दिया कि आप ये ओपन हार्ट सर्जरी में लगा के देखो। तो पहले तो वो डर गए, फिर मैंने कहा मैं हूं ना, आप डरो मत, गाय है ना अपने पास, संभाल लेगी, एक बार करो तो सही। ओपन हार्ट सर्जरी में गौमूत्र से बना हुआ ऑइंटमेंट जब उन्होंने काम में लिया, तो घाव भरने के बाद ओपन हार्ट सर्जरी का दाग खत्म हो गया। अब आप कल्पना करो कि गौमूत्र से ऐसी ऐसी औषधियां अगर हम बनाने लग जाएं और दुनिया के मेडिकल साइंस में इसको स्थापित करके अगर बेचने लग जाएं, भारत को कितना पैसा मिलने वाला है। और अब तो हमारे पास सर्जरी की पूरी तकनीक पंचगव्य से उपलब्ध है। बस शरीर, ये माफ करना, सरकार केवल हमें अनुमति दे दे तो पूरा सर्जरी जैसे ऋषि सुश्रुत ने किया था इस धरती पर, आज पूरा थ्योरी तैयार है। सरकार अगर अनुमति दे दे तो ओपन हार्ट सर्जरी से लेके ओपन ब्रेन सर्जरी से लेके सब कुछ यह पंचगव्य से संभव हो गया है। सब कुछ हमारे पास एक कोर्स तैयार है, सर्जरी बाय पंचगव्य। अब देखो सरकार ये कब देती है अनुमति। हाँ, तो अगर हम, मेरा कहने का जो तात्पर्य है ना वो यही है कि देखो गाय के पास सब कुछ है, गाय के गव्यों के पास सारी समझ है। इस शरीर के साथ जो कुछ भी करना है वो सब कुछ है, लेकिन हमने केवल अंग्रेजों की बातों को मान के रखा है कि भारत के पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो यूरोप के पास है, और यूरोप जो करता है उसका आप अनुकरण करो। दृष्टि थोड़ी दौड़ा कर देखो ना। इस मेडिकल साइंस ने ऋषि सुश्रुत के 18 उपकरणों के बाद 19वां उपकरण आज तक नहीं बना पाया। ऋषि सुश्रुत ने जो सर्जरी के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए जो 18 मूल उपकरण बनाए हैं, इसके अलावा कौन सा उपकरण आज के मेडिकल साइंस ने बना लिया? आज भी तो उस ऋषि सुश्रुत के सूत्रों पर ही चल रहे हैं, लेकिन हमें ऋषि सुश्रुत दिखता नहीं। यूरोप में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ,
तो ऋषि सुश्रुत को तो फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं वो। लेकिन भारत के लोगों को पता नहीं कि हमारे देश में कोई ऐसा ऋषि हुआ। तो देखो ये सारा कुछ संभव है अगर इस पर हम सामूहिक रूप से अगर काम करें, तो इसमें से तो अर्थ तो बहुत निकलने वाला है। दूध से जो घी बनता है, घी की ताकत देखो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। घी पर बहुत सारी औषधियां जो है वो बनी है। कल आपको दिखाया था मैंने कि नाक में डालने के लिए एक गव्य घृत का निर्माण किया है। वो देखो कोई मेरा निर्माण किया हुआ नहीं है, ये तो सारा कुछ हमने ऋषियों के सूत्रों से ही लिया है। अगर गाय का घृत, जैसी विधि आपको बताई कल हमने कि गाय के घृत को बनाने का क्या नियम है, उस नियम के आधार पर गाय का घृत बना लो आप। और उस घृत में अगर आप गौमूत्र की पोटेंसी जोड़ दो, गोबर की पोटेंसी जोड़ दो, दूध की पोटेंसी जोड़ दो और दही की पोटेंसी अगर जोड़ दो, तब वह गव्य घृत अमृत होता है। यहां से लेकर यहां तक कोई भी डिसऑर्डर होने दो आप, ब्रेन हैमरेज होने दो, ब्रेन के अंदर कैंसर की गांठें होने दो आप, हाँ मृगी की बीमारी होने दो आप, यादाश्त खत्म होने की बीमारी ले लो आप, या मरीज कोमा में चला गया हो, नाक में डालिए बाहर निकलता है। दक्षिण भारत के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स, वहां भी जब मरीज जब चला जाता है कोमा में, तो वो गविशुद्ध डॉक्टरों को ही याद करते हैं। और हमने इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर कितने मरीजों को कोमा से बाहर निकाला है केवल इस गैया के घृत के बल पे। गैया का जो घृत है ना, उसमें अगर सारे गव्यों की पोटेंसी अगर आप जोड़ दो, तब वह ब्रेन के उन नसों में, कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्षमता रखता है जहां दुनिया का कोई तरल प्रवेश नहीं कर सकता। मस्तिष्क की जो नसें हैं, यह हमारे जो बाल है ना, इस बाल का 60वां हिस्सा कर दो आप पतला, उतनी सूक्ष्म कोशिकाएं होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर, इसलिए उसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। दुनिया का कोई तरल घुस नहीं सकता उसके अंदर। लेकिन गैया का गव्य, उसके मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं, सृष्टि के सबसे छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स, और वो मस्तिष्क की शिराओं में घुस जाते हैं और घुस करके वहां रिपेयरिंग का काम कर देते हैं। इतना अद्भुत है ये। आप आंख में डाल लो तो आंखों की बीमारियां चली जाती है, कान में डाल लो कान की बीमारी चली जाती है। और कभी अगर नाभि सरक जाए, नाभि सरकना है ना भारत में, मेडिकल साइंस वाले नहीं मानते कि कुछ नाभि सरकता है, हाँ, लेकिन हमारे यहां भारतीय आयुर्वेद विज्ञान में नाभि का सरकना एक बड़ी बीमारी है। पित्त के 40 रोग में ज्यादातर रोग नाभि के डिस्प्लेसमेंट के कारण ही होते हैं, नाभि का अपने जगह से हट जाना। क्योंकि यह जो नाभि है, यह शरीर के सारे 33,000 नाड़ियों का जंक्शन है, और यह जंक्शन अगर घसक जाए, तब पूरा खिसक जाए, डिस्प्लेस हो जाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी अगर चला जाए, तब इसमें विकृतियां आती हैं। और विकृतियां पित्त के 40 रोगों में कोई भी रोग हो सकता है, या एक साथ कई विकृतियां आ सकती है। तो यह नाभि जी जब टल जाए, घसक जाए, इसमें भी गव्य घृत डालो। अगर लंबे समय तक आप डाल दो तो धीरे धीरे फिर से वह अपनी जगह पर आ जाता है। दुनिया के किसी भी मेडिकल साइंस में नाभि का घिसक जाना विषय नहीं होता। लेकिन मेरी जो समझ बनी है पूरे भारत में घूमते हुए चिकित्सा करने का, कि ज्यादातर जो मरीज होते हैं, बीमारियां होती है, आधे से अधिक जो मरीज होते हैं पित्त के रोग के, वे सभी नाभि के घिसकने के कारण होते हैं। तो इस नाभि को भी अगर सेंटर में लेकर के आना है, तब भी यह गव्य घृत अद्भुत कार्य करता है। नाभि में आप गव्य घृत को डाल दो, शरीर के 33,000 नाड़ियों में उसका प्रवाह शुरू हो जाता है। शरीर के 33,000 नाड़ियों को लुब्रिकेंट मिल जाता है उससे। तो अगर इसको हम एक विश्व पटल पर बड़े रूप में अगर अपनी गैया के दूध से निकले हुए घृत और उसमें ये पोटेंसी मिलाने की जो कला है, इससे जो बना हुआ है, इसको अगर हम प्रचारित करना शुरू कर दें, हमारी सरकारें इस प्रचार में अगर साथ आ जाएं, इस देश में काम करने वाले 23 लाख जो डॉक्टर्स हैं, वो अगर हमारे साथ आ जाएं इस विषय में, तो आप क्या कहते हो,
गैया का घृत तो 10,000 रुपये लीटर भी नहीं मिलने वाला है। आज हमारे सारे गविशिद्धर कम से कम 8 से 10,000 रुपये लीटर जो है गैया का घृत जो है वो औषधि के रूप में जो है विपणन कर रहे हैं। इसलिए उनको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। 1 लीटर घी अगर उनकी गौशाला में बन गया, समझ लो 8-10 हजार का हिसाब हो गया। तो गैया कितना भी कम दूध दे तो महीने का 2-4-5 लीटर घी नहीं बन सकता क्या? और इतना भी बन गया तो 40-50 हजार रुपये तो मिल जाता है गैया के संवर्धन के लिए। इसलिए हमारे कोई भी गव्यसिद्धर गौशाला चलाने के लिए कभी दान नहीं मांगते, सभी स्वावलंबी व्यवस्था में इसको चलाते हैं। इसका मार्केट बढ़े, इसका डिमांड भारत देश में बढ़े, इसके लिए 2 ही रास्ते हैं। या तो देश में काम करने वाले जितने भी जो 23 लाख डॉक्टर्स हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों मिलाकर, और लगभग इस देश को 23 लाख डॉक्टरों की और जरूरत है। तो ये जो 23 लाख डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, या ये अपनी समझ बना लें गाय के प्रति, और गाय के गव्यों को वह मुख्य औषध के रूप में काम में लेने लग जाएं। एक तो ये रास्ता होता है। या फिर हम इस देश में एक ऐसी बिरादरी के डॉक्टर खड़े करें जिनको केवल गव्य का ही ज्ञान हो। तो इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया है। और कांचीपुरम में जो हमारी सोच थी, हमारी राजीव भाई की जो सोच थी एक पंचगव्य विश्वविद्यालय बनाने का, उसकी जो भूमि पूजा है आगामी 9 मई को है, आखा तीज को है। आखा तीज से पंचगव्य यूनिवर्सिटी बनाने का काम जो है हम शुरू कर रहे हैं। और पूरे भारत में, भारत के सभी जिलों में ऐसा एक मेडिकल साइंस पढ़ाने के लिए एक पंचगव्य गुरुकुलम आधारित गुरुकुलीय शिक्षा जैसी मेडिकल साइंस का गुरुकुल खोलने जा रहे हैं हम। और अगर ऐसा कुछ हो पाया, अगर प्रकृति ने हमारा साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिया और ऐसा कुछ हो पाया, तो शायद 10-12 वर्षों में हम बहुत ज़्यादा डॉक्टर बना पाएंगे। और ये डॉक्टर ही हैं गविशिद्धर डॉक्टर, जो गौशालाओं के उत्पाद को बाजार देंगे, पहुंचाएंगे। और ये बहुत सरल होता है। और जैसे कैंसर जैसे आप जो बीमारियां हैं, कैंसर का डायग्नोसिस करने का खर्चा ही 25 से 30 हजार रुपया होता है, जबकि पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में 15 से 20 हजार में पूरी चिकित्सा ही हो जाती है कैंसर की। एक कैंसर के मरीज की चिकित्सा करो आप अगर पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान से, तो मुश्किल से 15 से 20 हजार में तो उसकी पूरी चिकित्सा हो जाती है। साल भर का दवाई का खर्चा और सारा मिलाकर के ही इतना होता है। जबकि आप एलोपैथी चिकित्सा शास्त्र में जाओ तो 25 से 30 हजार तो बायोप्सी के खर्चे हो जाते हैं। यानी यह प्रमाणित करने का खर्च हो जाता है कि हां जी कैंसर है। तो सस्ता भी है, सरल भी है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारे दक्षिण भारत में तो बहुत सारे एलोपैथी शास्त्र के डॉक्टर हैं जो लोग अब पंचगव्य की औषधियां देते हैं और बहुत अच्छा परिणाम आता है। तो जब भी मिलते हैं तब कहते हैं कि निरंजन भाई, पहले जो हमारा जो प्रैक्टिस चलता था आज दुगना हो गया है, तिगुना हो गया है, अब तो फुर्सत नहीं मिलती मुझे, और जितना हो सकता है उतना मैं एंटीबायोटिक्स को कम कर रहा हूं। उनका सम्मान समाज में बढ़ रहा है। तो देखो, गाय तो कुछ भी कर सकती है। मेरे शब्दकोश में अगर पूछो तो गाय कुछ भी कर सकती है। अब कुछ जो मरीज जो ठीक हुए हैं और जो अद्भुत परिणाम जिसमें से आया है, इसमें से कुछ आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। और मैं भी आज तक सोच नहीं पाया कि गैया इतना कुछ कर सकती है। हमारे यहाँ कांचीपुरम जिला के बगल में एक जिला है, आर्नी जिला। वहाँ की एक बहन है जो कंस्ट्रक्शन में काम करती थी क्षेत्र में। और एक दिन सेंटरिंग जो होता है ना, सेंटरिंग बांधते हैं, उसमें बड़े बड़े कील ठोकते हैं। तो सेंटरिंग का एक लकड़ी टूट करके गिरा और उस बहन की रेटिना को चीर कर पार हो गया। एक आंख फूट गया, मतलब खराब हो गया। और दुनिया के लगभग सभी, आप मान लो दुनिया के तो नहीं कह सकते, भारत के लगभग सभी चिकित्सालयों में उसकी चिकित्सा उसके कॉन्ट्रैक्टर ने करवाई कि उस बहन का आंख बच जाए। लेकिन 3 साल के अथक प्रयास के बावजूद भी उसकी आंख नहीं ठीक हो पाई, क्योंकि पूरे रेटिना को चीरते हुए पार हो गया था। एक दिन वह बहन हमारे गुरुकुल के एक डॉक्टर के पास गई और उसने अपनी कही व्यथा कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ, एक ही आंख बचा है, एक आंख तो फूट गया, और वो अपनी कहानी बताई। तो हमारे डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आंख तो फूट गया ना,
अब तो इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है, चलो ये एक आंख का टिप्पा देता हूं, आप इसको अपने आंख में डालो। और जो हमारा थ्योरी है कि कोई भी व्यक्ति 3 बार से अधिक आंख में आंख का टिप्पा न डाले, उसने उसका उल्लंघन किया और 5 बार उस बहन की आंख में आंख का टिप्पा डलवाया, आई ड्रॉप डलवाया, जो शुद्ध रूप से गौमूत्र है, शुद्ध रूप से गौमूत्र था वह। हाँ, लेकिन एक विशेष दिन का था। धरती पर एक ऐसा दिन विशेष होता है भारत भूमि पर, जिस दिन का गौमूत्र आंखों के लिए अमृत होता है। आंख का कोई भी रोग रहने दो, उस रात्रि का गौमूत्र आंख के किसी भी डिसऑर्डर को ठीक करने की क्षमता रखेगा। उसी रात्रि का गौमूत्र था, उसने आंखों में 5 बार उस बहन ने डाला और 4 महीने तक वह डालती रही। 4 महीने के बाद उसका जो टूटा हुआ रेटिना था रीबिल्ड हुआ, दोबारा निर्मित हुआ। आज तक मैं भी नहीं समझ पाया हूं कि कैसे उस रेटिना का दोबारा निर्माण हो गया, क्योंकि रेटिना तो एक बार गया तो गया, वो कभी भी रीबिल्ड नहीं होता है। और अब उस बहन की उस आंखों में इतनी दृष्टि आई है कि वह आते जाते हुए व्यक्ति को आंख बंद करके वो फूटे हुए आंख से समझ जाती है कि हाँ कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, हमारी आंखों के सामने कोई आकृति है। इतना कुछ हुआ, मैं तो आज भी दंग हूं कि गौमूत्र में क्या ऐसा था जो उसका फूटा हुआ रेटिना भी दोबारा बन गया, तैयार हो गया। कहा देखो इतनी अद्भुत है। ऐसा ही एक उदाहरण और है, आपको देता हूं। एक बच्चिया आई थी सिंगापुर से। हमारे यहाँ चेन्नई में जो है एक बड़ा आंख का अस्पताल है जिसको शंकर नेत्रालय कहते हैं, एशिया का सबसे अच्छा अस्पताल माना जाता है। वहां पर वो बच्ची आई थी, 16 साल की बच्ची, अपनी आंखों की एक समस्या लेकर के कि 24 घंटा उसकी आंखों से आंसू निकलते रहता था, कभी भी बंद होने का नाम नहीं लिया। 1.5 साल से ज्यादा शंकर नेत्रालय में उसकी चिकित्सा हुई, लेकिन आंख से आंसू बंद नहीं हो पाया। एक दिन वहां के डॉक्टरों ने हमारे चिकित्सालय में उसको रेफर किया कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास जितना उपाय था हमने सब कर लिया, अब शायद पंचगव्य में कुछ हो जाए। उन्होंने रेफर किया हमारे यहाँ। उस बहन के आंख में, उस बच्ची के आंख में आई ड्रॉप 3 दिन केवल 3 दिन वह डाली है, आंख से आंसू बंद हो गया, केवल 3 दिनों में बंद हुआ। और तब से तो अब उनके पास जितने भी केसेस नहीं सुलझते हैं, सारे केसेस को अब भेजते हैं। हमारे यहाँ का चेन्नई का अपोलो अस्पताल भी उनसे जो कुछ भी नहीं होता है अब वो पंचगव्य में भेजते हैं। तो समझ तो हमारे देश के डॉक्टरों की बनी है गाय के प्रति, लेकिन एक जो है ना अंदर से डर है, एक डर है सम्मान का डर, कि हमने जो 5 साल, 5.5 साल और 20-20 साल का जो हमारा प्रैक्टिस है उसका क्या होगा। हाँ, ये डर है। अब एक न एक दिन वो तो डर निकलेगा। तो मैं तो निवेदन करता हूं उनसे कि इसमें डरने की क्या जरूरत है। आप तो हो डॉक्टर, यानी भगवान के बाद आपका स्थान इस समाज में दूसरा है। भगवान के बाद अगर इस राष्ट्र में किसी को सम्मान मिलता है तो देश के डॉक्टरों को सम्मान मिलता है। तो आप तो सम्मानित हो, आप इस क्षेत्र में आगे आ जाओ ना, गव्यों को समझ लो ना, और एंटीबायोटिक की जगह इसका रिप्लेसमेंट कर दो, आपको तो और भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी आएगा सब ठीक होकर के जाएगा। लेकिन पैसा आड़े आता है। हाँ, इसमें पैसा उतना नहीं लूट सकते आप जितनी लूट वहां पर है। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल से भी देखो हमारे देश के डॉक्टरों को बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं वह भविष्य देख रहा हूं कि हमारे देश के सभी थेरेपी के डॉक्टर एक न एक दिन गाय और उसके गव्यों से चिकित्सा जरूर करेंगे, क्योंकि उनके पास शरीर की रचना और क्रिया का समझ तो है ही अच्छा। अगर उसमें औषध के रूप में एंटीबायोटिक की जगह अगर ये गव्य आ जाए तो 4 चांद लग सकता है। तो ऐसा होगा, आज नहीं तो कल होगा ऐसा। और जिन डॉक्टरों ने समझा है इसको, वे अपने जीवन में गव्यों का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसा जब भी इस देश में हो पाया, उस दिन यह प्रमाणित हो जाएगा कि गैया साक्षात लक्ष्मी है, वास्तव में लक्ष्मी है, उसका गोबर वास्तव में लक्ष्मी है। गाय का गोबर और उसका भस्म 13% उसमें सिलिकॉन है। हाँ, 13% सिलिकॉन है।
आप जानते हो सिलिकॉन कितना महंगा है। आज पूरी दुनिया में जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, आपके हाथ के मोबाइल से लेकर के सैटेलाइट तक, जितना कुछ भी है, यह सभी सिलिकॉन के दम पर है। इस दुनिया में सिलिकॉन नाम का धातु है, इसके लिए हम क्षण भर के अंदर कहीं दूर बैठे हुए व्यक्ति से बातचीत कर लेते हैं मोबाइल के माध्यम से। यह सब सिलिकॉन का कमाल है। यह जो पूरी दुनिया है वह सिलिकॉन की दुनिया है, वर्तमान दुनिया। और गाय के गोबर में 13% सिलिकॉन है। अगर हमारे देश की सरकार ये 2 करोड़ गाय के गोबर से सिलिकॉन निकाल करके ही अगर बेचने लग जाए दुनिया के बाजार में, क्योंकि यह नेचुरल सिलिकॉन है, 100% प्योर नेचुरल सिलिकॉन है, अगर इसका प्रयोग अगर आईसी में किया जाए, चिप्सों में किया जाए, तब वह कई गुना तेजी से काम कर सकते हैं। कंप्यूटर की चाल बढ़ जाएगी, उसकी गति बढ़ सकती है उसमें से। अगर ऐसा कुछ हो तो कितना पैसा मिल सकता है हमारे राष्ट्र को। लेकिन देखो, ये कोई छोटा काम नहीं है, उसमें से सिलिकॉन निकालना और उसको जो है बाजार देना, ये कोई छोटा काम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्र इस काम को कर सकता है। तो राष्ट्र की सरकारों को चेतना पड़ेगा। हमारी गैया के गोबर में जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का अर्थ देखो, कागज के टुकड़े पर छपा हुआ नोट लक्ष्मी नहीं है, वह तो बेवकूफ बनाने का तरीका है। हाँ, कागज का नोट धन नहीं है, केवल आपको बेवकूफ, हमको बेवकूफ बनाने का स्रोत है। हाँ, वह धन कभी नहीं है। धन होता तब उसका डिवैल्यूएशन नहीं होता, लेकिन हर साल नोट का डिवैल्यूएशन होता है, इसलिए कि वास्तव में वह लक्ष्मी नहीं है, वह तो भरमाया गया है। लक्ष्मी तो तत्वों के रूप में है, जैसे सोना साक्षात लक्ष्मी है, चांदी साक्षात लक्ष्मी है, प्लैटिनम साक्षात लक्ष्मी है, कॉपर, ब्रास, ये सब लक्ष्मी है। ये धातु लक्ष्मी है। और ये धातु कहाँ है? गाय के गोबर में है, इसलिए गाय का गोबर लक्ष्मी है। तो थोड़ा सा चेतिए। और मैं तो कहता हूं उन लोगों से जिनके पास पैसा है, जिनके पास आज भी पूंजी बची है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में अगर कहीं है तो गौशाला के निर्माण में है। हाँ, इन्वेस्ट कर दो। देखो, वो समय आ रहा है जब आपको कई लाख रुपए में भी एक गाय नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक हमारी सरकारें जगेगी, जब तक हमारे देश के डॉक्टर जगेंगे, जब तक हमारे देश के उद्योगपति जगेंगे, तब तक इस देश में 2 करोड़ गाय भी नहीं बचने वाली है। जब तक आप जगोगे कि गाय के गोबर से सिलिकॉन निकाल करके एक अच्छा इंडस्ट्री बनाना है, गाय के गव्य आधारित हमें बड़े जो है हॉस्पिटल्स बनाने हैं, जब तक हम जगेंगे तब तक हमारे देश में गाय बचने वाली नहीं है। क्योंकि यूरोप और अमेरिका तो इसी ताक में है बैठा हुआ कि किस दिन भारत भूमि से गाय खत्म हो जाए और गव्यों का व्यापार हम भारत में शुरू करते हैं। ये ताक में बैठे हुए हैं, इनको सारी समझ है। आज से 20 साल पहले रूस के एक वैज्ञानिक ने ही सत्यापित किया था कि भारतीय नस्ल की गाय के दूध से बना हुआ घृत अगर अग्नि को समर्पित होता है तब उसमें से 1000 किलो ऑक्सीजन कन्वर्सन होता है। आज से 20 साल पहले रूस में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, भारत में नहीं। उसका री एक्सपेरिमेंट जब हमने करवाया यहाँ पर, तब पता चला कि 1000 किलो नहीं बल्कि 1600 किलो वायु का रूपांतरण होता है। हमारे अगर घर में आप एक दीपक जला दो तो उसमें जो कुछ भी वायु है उसका रूपांतरण होता है ऑक्सीजन में, 1600 किलो रूपांतरण होता है। तो देखो, यूरोप और अमेरिका को तो बहुत 25-30 साल पहले से पता है कि भारतीय नस्ल की गाय कितनी अद्भुत है और इसमें कितना कुछ है, लेकिन वे चुप हैं, केवल उस समय के इंतजार में है जब भारत राष्ट्र से गाय खत्म हो जाए। क्योंकि आज अगर उन्होंने इस विज्ञान को रख दिया अगर पटल पर, तो भारत जाग जाएगा। और भारत अगर जाग गया तो आज भी भारत के पास 2 करोड़ गाय है। इसलिए वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे समूल नष्ट हो जाए, इसलिए उनकी पूरी ताकत लगी हुई है। वर्ल्ड बैंक की पूरी ताकत लगी हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ताकत लगी हुई है। एक कड़वी बात कहूंगा,
विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम समझते हैं बड़ा शुभ चिंतक है, इसकी पूरी ताकत लगी हुई है कि भारत में गाय का समूल नष्ट हो जाए, और उस दिन भारत के बाजार में हम गब्बियों का व्यापार करेंगे। इसलिए गुजरात प्रदेश से जो अच्छी अच्छी नस्ल की गायें हैं, इसको ले जाकर वो संवर्धित कर रहे हैं। आज देखो, गुजरात से भी ज्यादा गाय आपको अमेरिका में मिल जाएगा। गुजरात में जितनी गीर गाय है, उससे ज्यादा आपको अमेरिका में गाय मिल जाएगा, गीर गाय। हमारे यहां से ज्यादा उन्होंने संवर्धित किया है, क्योंकि वह भविष्य देख रहे हैं। जब दुनिया में तेल का व्यापार खत्म हो जाएगा, तेल बेचने की वस्तु नहीं जब बचेगी ना, तब के वे इंतजार में हैं। उस समय अमेरिका के लोगों को रोजी रोटी कहां से मिलेगा, उसके इंतजार में है वो। लेकिन हमें चेतना पड़ेगा। चेत जाओ, समय रहते चेत जाओ। और अगर कुछ पैसा है तो मैं तो निवेदन करूंगा कि जिंदगी में 2 ही काम कर लो आप। आपकी आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। इस देश में जमीन अभी भी सस्ती है, खरीद लो। जंगल, झाड़, उसर भूमि, कैसा भी भूमि हो, एक बार खरीद लो, पैसा है तो। और उससे जब पैसा बच जाए तो गाय खरीद के गौशाला बनाने में लगा दो। ये गौशालाएं तो आपको कल खरबपति बना देगी। जिस दिन गव्यों का विज्ञान उदित हो गया उस दिन, और अब उदित होगा, अब रुक नहीं सकता, क्योंकि एंटीबायोटिक का युग बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। यूरोप में एंटीबायोटिक का युग खत्म हो गया, अमेरिका में एंटीबायोटिक का युग खत्म हो गया। इसीलिए अमेरिका और यूरोप की जितनी भी ड्रग्स इंडस्ट्रियां हैं, कूड़े के भाव में भारत में जो है ड्रग्स भेज रही है, और हमारी सरकारों को पटा रही है। सरकारों को कहती है कि जनता नहीं खरीद सकती महंगी एंटीबायोटिक्स, इसलिए आप खरीद के मुफ्त में केंद्रों पर बांटो, केंद्रों पर दो। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने एक दिन पढ़ा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री ने एक बड़ा क्रिमिनल काम किया है। मैं उसको क्रिमिनल काम कहता हूं, लेकिन वो कह रही है कि मैंने एक सामाजिक काम किया है। उसने किया है कि जिस तरह से पैसा निकालने के लिए बैंक वाले एटीएम बूथ बनाते हैं, इस तरह से एंटीबायोटिक के लिए एटीएम बूथ बन रहा है राजस्थान में। हां, आप अपना कार्ड डालिए, एटीएम में जैसे पैसा आता है वैसे एंटीबायोटिक आपके हाथ में आ जाएगा। एंटीबायोटिक का क्या अर्थ होता है? शरीर का उल्टा। यह जो शरीर है भगवान का बनाया हुआ, प्रकृति का बनाया हुआ 100% शुद्ध बायोटिक शरीर है, नैसर्गिक शरीर है। इस नैसर्गिक शरीर में आप प्राकृतिक चीज डाल लो, बायोटिक शरीर में एंटीबायोटिक डाल लो, इससे बड़ा क्रिमिनल काम और क्या हो सकता है? यह शरीर कभी भी एंटीबायोटिक को झेलने की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि इस शरीर में जो पाचन क्रियाएं हैं केवल बायोटिक चीजों को पचाने का है। बायोटिक मतलब प्राकृतिक, एंटीबायोटिक का मतलब अप्राकृतिक। इस प्राकृतिक शरीर में अप्राकृतिक चीज देना, मैं तो इसको क्रिमिनल वर्क ही मानता हूं। और मैं क्या मानता हूं, पूरा यूरोप मानता है, पूरा अमेरिका मानता है। इसीलिए यूरोप और अमेरिका में एंटीबायोटिक का युग खत्म हो गया। अब वहां पर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कोई कर दे मरीज को, उसका बिना दुष्परिणाम बताए हुए, तो डॉक्टर को सजा हो जाती है वहां। लेकिन भारत में कोई भी डॉक्टर मरीज को एंटीबायोटिक लिखते हुए कभी नहीं बताता कि इस ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या है। हमारे यहां आंख मूंद के सब कुछ धड़ल्ले 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 से चल रहा है, यहां कोई पूछने वाला नहीं है। यूरोप जैसे जाग गया, अमेरिका जैसे जाग गया, कल भारत भी जागेगा। और जब भारत जागेगा उस समय ऑप्शन क्या है? 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वनस्पतियां या गाय का गव्य। लेकिन दुनिया में जैसे जैसे एंटीबायोटिक बंद हो रहा है, वैसे वैसे भारत की वनस्पतियों का डिमांड बढ़ रहा है। तो भारत की सारी वनस्पतियां अब महंगी हो गई है। देखो, आज से 5-6 साल पहले सर्पगंधा नाम की एक वनस्पति है, 150 रुपए किलो भारत में उसको कोई पूछता नहीं था। घरेलू बाजार में आप कहीं भी चल जाओ, 100 रुपए 150 रुपए किलो मिलता था। आज वही सर्पगंधा 3000 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा है।
हमारी पहुंच से दूर चल गया है। भारत के घरेलू बाजार में दूसरे और तीसरे नंबर के सर्पगंधा मिलते हैं। ऐसी ही एक वनस्पति है सप्तरंगी। सप्तरंगी के बारे में जब यूरोप और अमेरिका को पता चला कि इससे डायबिटीज जड़ मूल से खत्म होता है, तो भारत के जंगल सप्तरंगी के जो जंगल थे, सारे जंगलों को लीज पर खरीद लिया। आज भारत के बाजारों में सप्तरंगी नहीं मिलता है। सप्तरंगी को अगर गोमूत्र के साथ मिलाकर 2 साल तक सेवन कर लो, डायबिटीज जड़ मूल से खत्म हो जाता है। सर्पगंधा एक ऐसी वनस्पति है, लो बीपी, हाई बीपी, कैंसर आदि कई बीमारियों में चलता है। गोमूत्र के साथ मिश्रण कर दो, कैंसर जड़ से खत्म होता है। ट्यूमर गल के बाहर निकलते हैं या बॉडी डिटैच करके फाड़ के बाहर निकाल देता है ट्यूमर को। इतनी अच्छी औषध है, लेकिन भारत के बाजारों में लुप्त हो गई, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जाग गया, उसने खरीद लिया। भारत देश की सरकार कोई भी पटा ले। सर्पगंधा सप्तरंगी के जितने जंगल हैं, विदेशी एजेंट आते हैं। हमारे वित्त मंत्रालय जो है भारत सरकार का, आप कभी दिल्ली जाकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाकर के देखो, वहां सब विदेशी एजेंट बैठे होते हैं। और हमारे यहाँ के 4 अफसर विदेशी एजेंटों के बनाए हुए बजट के ऊपर केवल ठप्पा लगाने का काम करते हैं। ये बजट हमारे देश की सरकार कभी नहीं बनाती। बजट तो यूरोप और अमेरिका के बैठे हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एजेंट बनाते हैं, और हमारे अधिकारी और मंत्री तो केवल ठप्पा लगाना जानते हैं। इसलिए वे बैठे हुए एजेंट दिल्ली में अपने देश का हित सोचते हैं, और वे एजेंट ही भारत सरकार से एग्रीमेंट करते हैं कि ये पूरा का पूरा जंगल मुझे 10 साल के लिए लीज पर दे दो। वो जंगल में अथाह वनस्पतियां होती है। आप महाराष्ट्र में जाओ, उड़ीसा में जाओ, सारे के सारे वनस्पति के जंगल विदेशी एजेंटों ने लीज पर ले लिया भारत सरकार से 10 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए। इतने दिन तक आप जंगल में नहीं जा सकते, एक पत्ती तोड़कर नहीं ला सकते, और वहां से सारा लूट लूट करके यूरोप और अमेरिका जा रहे हैं। वो इसीलिए कि यूरोप और अमेरिका में एंटीबायोटिक का युग खत्म हो गया। अब वहां लोगों को वनस्पति चाहिए, लेकिन यूरोप और अमेरिका की जलवायु में वनस्पति नहीं होता। टमाटर होता है, प्याज होता है, थोड़ा बहुत गेहूं हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता उनके यहां। तो वो दक्षिण एशिया से लेकर के जाते हैं, जिसमें से दक्षिण एशिया में भारत प्रमुख है, जिनके पास ये सारी चीजें बची है। तो कल एंटीबायोटिक के बाद अगर हमें वनस्पतियों की जरूरत मिलेगी, गारंटी कहता हूं वनस्पतियों को खरीदने की ताकत हम भारतवासियों के पास नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी वनस्पतियों की कीमत बहुत ऊंची हो गई है। और उस समय एक ही रास्ता है भारत के लोगों के सामने, और वह है गाय है। क्योंकि गैया गोमूत्र देते हुए कभी पैसा नहीं मांगती, गैया गोबर देते हुए कभी पैसा नहीं मांगती, गैया दूध देते हुए कभी पैसा नहीं मांगती। आप भूखे रख दो तब भी प्रेम से गोमूत्र देती है, भूखे रख दो तब भी प्रेम से गोबर देती है, तब भी प्रेम से जो है दूध देती है। उसके बछड़े को दूध ना पीने दो तब भी वह प्रेम से आपको दूध देती है। ऐसी सरल जीव इस धरती पर कहां से मिलेगा। हम तो पुण्य कुछ कमाए हैं 2-4 पीढ़ियों से, कुछ अच्छा भाग्य लेकर के आए हैं कि इस भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ। एक ऐसे भूमि पर जन्म हुआ जहां आज भी इस कलयुग के दूसरे चरण में धनवंतरी विद्यमान हैं। एक ऐसे राष्ट्र में जन्म हुआ है जहां की गायों के गोबर में आज भी लक्ष्मी है। लेकिन हमारी आंखों पर अंग्रेजों ने जो काली पट्टी बांधी है, ये पट्टी उतरती नहीं, और खासकर हमारी सरकार के आंखों पर से पट्टी नहीं उतरती। इस पट्टी को उतारो, सरकार जागे ना जागे, हम भारतवासियों को जागने की जरूरत पड़ेगी। तो समय हुआ है, अभी आधा घंटा और है, लेकिन आज जो समय रखा है अपने कुछ साथियों के कहने से कि आधा घंटा जो समय है वह प्रश्न उत्तर के लिए दिया जाए। मेरा तो विचार था कि आज की कथा में मैं दिनचर्या अध्याय के 46 सूत्रों पर बात करूं, लेकिन आज संभव नहीं हो पाया। ये अर्थ विज्ञान में ही पूरा का पूरा समय लग गया, और अब आधा घंटा जो समय है वह प्रश्न उत्तर का है। जो कुछ भी मैंने 2 दिन पहले और आज आपके सामने विषय रखा है, इस विषय में से अगर कुछ प्रश्न निकलता हो तो आप जरूर पूछ लो। इसके लिए आधा घंटा समय है। बीमारी से संबंधित हो, अर्थशास्त्र से संबंधित हो, या जो कुछ भी विषय आधारित प्रश्न हो,
आप पूछ लो। और कल जो है कथा का शुभारंभ भी हम करेंगे महर्षि वाग्भट जी के दिनचर्या अध्याय के 46 सूत्रों पर। इन 46 सूत्रों में जो अंतिम सूत्र में महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि देखो यह दिनचर्या के 46 सूत्रों में से कोई 1 दर्जन सूत्र अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो कहते हैं गारंटी मानो कि वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ सकता। मैंने तो उतारा है, मैं मुश्किल से 7-8 सूत्रों का ही पालन कर पाता हूं, फिर भी मेरा स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता। स्वास्थ्य खराबी के कारण मेरा जो व्याख्यान का ये जो क्रम पूरे भारत में चल रहा है आज तक कैंसिल नहीं हुआ है, जबकि रोज पानी बदलता है मेरे शरीर का, रोज भोजन बदलता है मेरे शरीर का रोज भूगोल बदलता है। 2 दिन मोरबी में हूं, फिर कहीं जाऊंगा, फिर कहीं जाऊंगा, सतत चलता रहता है। कभी बोतल का पानी पीता नहीं मैं, कभी होटल का खाना खाता नहीं मैं। जहां रहता हूं वहां के साधक जो हैं उनके घर पर जो कोई खिला दे, अपने घर में जैसा खिला दे, रासायन वाला हो, यूरिया डीएपी वाला हो या जैसा भी हो, मैं तो उसी को ग्रहण करता हूं। और जिस भूगोल में गया वहां के भूगर्भ का पानी पीता हूं। मैं तो बीमार नहीं पड़ा। इसके लिए मैं कहता हूं कि मैं भी गारंटी देता हूं कि महर्षि वाग्भट जी के 8-10 सूत्रों को भी अगर अपने जीवन में आपने लगा लिया तो आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर तो 0 हो जाने वाला है। इस विषय पर कल बात करूंगा। और आज आपके जिज्ञासा के प्रश्न। गाय के दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी का कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या साइंस है वो जरा समझाने की कृपा करें। डॉक्टर साहब का प्रश्न देखो बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरे भारत के लोग जो है ना घी पीने से डरते हैं आज। हाँ, डॉक्टर ने डरा करके रखा है, मतलब ईमानदार डॉक्टर्स नहीं, बेईमान डॉक्टरों ने डरा करके रखा है कि घी पियोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ये सब बोल करके रखा है, मोटापा बढ़ जाएगा, ये बोल करके रखा है। तो एक छोटी सी जानकारी जो है, माहिती आपको मैं देना चाहता हूं कि देखो 2 तरह के दूध हैं दुनिया में। एक जो दूध है भारतीय नस्ल की गाय का दूध है, और एक दूसरा दूध है जो दूसरे जीवों का है। भैंस का हो सकता है, जर्सी, हॉस्टियन, फ्रीजियन का हो सकता है, या और किसी जीव का हो सकता है। 2 तरह के दूध हैं। एक जो दूध है भारतीय नस्ल की गाय का दूध, उससे जो घी बनता है। लेकिन कैसे? दूध बनाने, घी बनाने की जो कला मैंने आपको बताई, देखो सब प्रोसेस का खेल है। दूध का दही बनाना, दही का मंथन होना, छाछ बनना, मक्खन निकलना और गर्म होकर के घी बनना। इस प्रक्रिया से बना हुआ घी जो होता है उसमें आज के विज्ञान की भाषा में HDL बहुत होता है, यानी हाई डेंसिटी लिकोप्रोटीन उसमें बहुत होता है, जो हमारे शरीर की जरूरत है। अगर HDL हमारे शरीर में अच्छा रहे तब श्वसन तंत्र का कोई रोग नहीं होता, कोई भी कार्डियो प्रॉब्लम्स नहीं होता है। लेकिन इसके उल्टे जितने भी दूसरे जीव हैं जिनसे दूध मिलता है, उस दूध से आप किसी भी प्रक्रिया से घी बना दो आप, तब उसमें LDL ही होता है, लो डेंसिटी लिकोप्रोटीन, जो मनुष्य शरीर के लिए घातक है। हाँ, घातक है। तो चूंकि जो आज हमारे देश में मेडिकल साइंस की पढ़ाई हो रही है वो यूरोप वाली हो रही है, और यूरोप में जब 250 साल पहले एलोपैथी चिकित्सा का निर्माण हिप्पोक्रेट्स ने किया, उस समय यूरोप में भारतीय नस्ल की गाय नहीं थी। उस समय यूरोप में या तो भैंस थी या फिर जर्सी, हॉस्टियन, फ्रीजियन था। तो उसका जो दूध है और उससे जो बटर ऑयल बनता है, देखो घी नहीं बनता, उससे बटर ऑयल बनता है, उस बटर ऑयल में LDL ही है। और वही पढ़ाई हमारे भारत में, भारत के मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती है। इसलिए हमारे देश के डॉक्टर कहते हैं, अज्ञानतावश वह कहते हैं कि घी मत पियो, उससे हृदय से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है। लेकिन उनको अब ये ज्ञान धीरे धीरे माहिती मिलने लगी है, जानकारी कि नहीं, भारतीय नस्ल की गाय का दूध जो है A2 बीटा कासिन है और इसमें भरपूर HDL होता है, और यह हमारे हृदय को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। कैसा भी ब्लॉकेज हो जाए खोल देता है, किसी भी तरह की समस्या नहीं होती उसमें। दूसरा प्रश्न,
जो अभी पानी है वो बहुत खराब पानी भी जो गुजरात में और सारे देश में, वो उसमें पंचगव्य का कैसे उपयोग करके उसको मीठा पानी बना सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कुछ बहनों ने भी प्रश्न किया था कि आप कह रहे हो बोतल का पानी नहीं पीना, तो मोरबी के भूगर्भ का पानी तो इतना भारी है कि वह शरीर में कुछ भी उपद्रव कर सकता है। बिल्कुल आपका कहना सही है, और इसके लिए आपने अपने घरों में मशीन लगाया है पानी फिल्टर करने वाला। वो पानी फिल्टर नहीं करता, पानी के सारे मिनरल्स को फिल्टर कर देता है और उस पानी में कुछ नहीं बचता। इस पर विस्तार से तो मैंने 2 दिन पहले चर्चा आपसे की थी कि किस तरह से मशीन का पानी, औरों का पानी और बोतल बंद पानी और मिनरल वाटर के नाम पर बेचा जाने वाला पानी, ये सब कितना खतरनाक है, ये आपसे मैंने शेयर किया था कि यह शरीर में जाता है और चूंकि उसमें कुछ नहीं है, इसलिए शरीर के सारे मिनरल्स को घुलाकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है और फिर आपको कैल्शियम डिफिशियंसी होती है, आयरन डिफिशियंसी होती है, मैग्नीशियम डिफिशियंसी होती है, सारे तत्वों की डिफिशियंसी होती है। तो यह तो बोतल बंद पानी बड़ा खतरनाक है और आपके भूगर्भ का पानी भी खतरनाक है। तो अब क्या करें, कैसे जिए? तो देखो, इसमें 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप जो पानी औरों से निकाल रहे हो, आप या मशीन से जो पानी निकाल रहे हो जिसमें 0 मिनरल्स है, कुछ नहीं है, इसको मत पियो। इस पानी में गाय के गोबर का भस्म डाल दो आप, जिसमें 22 मिनरल्स हैं। पानी में भस्म घुल गया, भस्म के मिनरल्स पानी में आ गए और उस पानी को निथार कर पीजिए, तब शरीर को बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। और आप प्रयोग करके भी देखना, ये जो 0 वाटर है ना, जिसमें कुछ भी मिनरल्स नहीं, तो पी लो, 5 मिनट के बाद प्यास लगती है। क्योंकि शरीर पानी किस लिए मांगा? क्योंकि शरीर में कुछ मिनरल्स की कमी हुई है, इसके लिए शरीर ने पानी मांगा और पानी ने वह मिनरल्स नहीं दिया, इसलिए तुरंत प्यास लगती है। लेकिन उसी पानी में भस्म घोल करके और फिर पियो आप, आधे पौन घंटे 1 घंटे तक दोबारा प्यास नहीं लगेगी आपको। ये तो प्रैक्टिकल कल करके दे सकते हो आप, कल करके देख लेना। बोर का पानी पियो आप, जहां का पानी अच्छा पीने लायक है, उस पानी को पी लो, दोबारा प्यास जल्दी नहीं लगती। इसीलिए कि शरीर ने प्यास पैदा किया, प्यास का भाव पैदा किया, इसलिए क्योंकि शरीर को कुछ मिनरल्स चाहिए था जो पानी में है, इसलिए प्यास लगी। और पानी आपने पिया कौन सा? 0 मिनरल्स वाला। तो शरीर को जो तृप्ति मिलनी चाहिए थी वो तो मिला नहीं, इसलिए शरीर तुरंत पैदा करता है दोबारा प्यास। तो ये प्रयोग आप कल करके देख लेना। तो ये भस्म वाला रास्ता है। दूसरा एक और रास्ता है और बड़ा सरल रास्ता है। हमारे देश में एक वनस्पति होता है जिसको सहजन कहते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं उसको? सरगवा। हाँ, यह जो वनस्पति है ना, अद्भुत है। हाँ, अद्भुत है वनस्पति। इस वनस्पति का पत्ता आप ले लीजिए, पत्ता साल भर मिलता है पेड़ में। एक मटका जिसमें 10 लीटर पानी है, उसमें आपकी मुट्ठी में जितना सरगवा का पत्ता आ जाए उसको डाल दो आप पानी में। ऐसे ही पत्ते को हिला दिए, छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद वह पानी 99.999% शुद्ध हो जाता है। और ये भारत का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तो आज से 15 साल पहले लंदन की एक लेबोरेटरी ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भारत में ये जो सहजन का पेड़ है ये इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि पानी को 99.9939% पानी शुद्ध कर देता है, पीने लायक बना देता है। पत्ती अगर ना मिले, हरी पत्ती, तो दूसरा उपाय है कि आप सरगवा का जो बीज है उस बीज को आप बोतल में रख लो और 10 लीटर पानी में 5 सरगवा का बीज पाउडर करके पीस करके डाल दीजिए आप। 30 मिनट के अंदर, पत्ते से 20 मिनट लगता है, बीज से 30 मिनट लगता है। 30 मिनट में वह पानी शुद्ध हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। तो ये 2 उपाय है आपके पास। ये 2 उपाय में जो चाहो उपाय कर लो। गाय के गौमूत्र और गोबर के बारे में तो आपने बताया,
मगर जो गाय का बेटा है नंदी, उसका मूत्र बोलो या गोबर बोलो, उसका कोई उपयोग है कि नहीं? बहुत है और बहुत अद्भुत है। हमारी गैया का जो होता है ना बछड़ा नंदी, नंदी का गोबर और गौमूत्र तो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकता मैं। इस पर चर्चा कल करूं तो चलेगा, क्योंकि ये आधा घंटा के लिए समय लेगा, ये है ना। इतना अद्भुत है कि दुनिया में इसका कोई जोड़ नहीं है। हाँ, तो नंदियों का पालन तो आप कीजिए गोबर और गोमूत्र के लिए। दूध ना दे, गोबर और गोमूत्र तो दे रहा है। इस पर कल मैं बात करूंगा। और अगला प्रश्न, और उससे पहले एक उत्पाद के बारे में भी आपको बता दूं कि गाय के 5 गव्यों से यह एक सौंदर्य निखार नाम का पाउडर बनता है। और ये पिछले 5 साल में लगभग 15,000 से ज्यादा बच्चियों पर इसका हमने प्रयोग करके देखा है, जिनके चेहरे पर दाग और धब्बे होते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल्स और दाग धब्बे मिटाने के लिए हमारे देश में एक कंपनी है फेयर एंड लवली, जो प्रचार करती है टीवी पर गोरा होने का नुस्खा। एक बार मैंने इसके एक अधिकारी को चिट्ठी लिखा कि मेरे पास भी एक फेशियल है और मैं तो भारत के लोगों को 100 रुपए स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं कि इससे अगर दाग और धब्बे नहीं गए, अगर चेहरे के पिंपल्स नहीं गए, तो जिंदगी भर का गुलामी मैं लिखता हूं। क्या तुम ऐसी गारंटी दे सकते हो? आज तक फेयर एंड लवली वाले ने मुझे उत्तर नहीं दिया, आज तक। चेहरे पर पिंपल्स होना, इसको दूध में पेस्ट बना करके रात को सोते समय चेहरे पर लगा लो और सुबह चेहरे को धो लो। ये एक डब्बे से कम 3 से 4 बेटियों के पिंपल्स खत्म होते हैं जीवन भर के लिए। और ऐसा ही ये पंचगव्य का साबुन है, ये अद्भुत साबुन है। सारे चर्म रोग खत्म होते हैं और चेहरा चमक जाता है। एक बार हमारे जिला में एक डॉक्टर हैं, एलोपैथी का डॉक्टर है, और वो इतना काला था पहले, इतना काला था कि आपको क्या बताऊं मैं। हाँ, मतलब कोयला ही कह सकते हो उसके शरीर का रंग। वो मेरा अच्छा मित्र भी है और संजोग ऐसा है कि उसके परिवार में सभी डॉक्टर हैं। वह भी डॉक्टर है, उसकी पत्नी भी डॉक्टर है, उसका भाई भी डॉक्टर है, भाई की बहू भी डॉक्टर है, पूरा खानदान डॉक्टर है। उसने कहा कि गुरुजी, अगर मेरा रंग अगर बदल जाए तब मैं मान सकता हूं कि गाय के पास ताकत है। अब उसको क्या बताऊं मैं। तो मैंने कहा देखो एक साबुन है, चलो तुम्हारे ऊपर एक क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। उसने मान लिया क्योंकि मेरा अच्छा मित्र है वो, और उसने इस साबुन का प्रयोग शुरू किया। 1 साल तक लगातार प्रतिदिन वह स्नान कराया। आज वह श्यामला है, सांवले रंग का है। मुझे भी पता नहीं था कि ये इतना गुणकारी है। मनुष्य के शरीर का रंग बदल देता है ये। श्यामला हो गोरा कर देता है, काला हो। तो आपके यहां तो सब गोरे हैं, कोई बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन हमारे यहां दक्षिण भारत में तो ज्यादातर काले लोग होते हैं, इसलिए इसकी बड़ी भूमिका। और ऐसा ही एक स्नान चूर्ण देखो बनाया, यह साबुन का विकल्प है। इसकी जो ताकत है ना, वो सूर्य से चलने वाली जो विकिरणें हैं, जिसको सन रेडिएशन कहते हैं, सन रेडिएशन के दुष्प्रभाव को खत्म करता है। और इससे अगर सुबह आपने स्नान कर लिया तो सूर्य की विकिरणों का प्रभाव शरीर पर नहीं रहता। सूर्य की विकिरणें आती है, रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। इतना अद्भुत है ये। और ऐसा ही जो है, ये क्या है, दर्दनाशक तेल। एक दर्दनाशक तेल नाम से ही आप समझ सकते हो, एक ऐसा तेल बनाया है। ये गोबर के रस से बना हुआ तेल है। हाँ, गोबर का रस, जिसको आप कहते हो कि ये कोई काम का नहीं है, तो उसी के रस से बना हुआ ये तेल है। कैसा भी दर्द होने दो, कहीं भी दर्द होने दो, आप इसको गर्म करके और आप उस पर मसाज करो। इसका प्रभाव 24 घंटे तक रहता है शरीर पर, और कई बार 3-4 दिन तक रहता है। अगर आज आपने लगा लिया तो 3 से 4 दिन तक दर्द नहीं रहेगा, भले ही वो आर्थराइटिस का दर्द क्यों ना हो। तो ये भी एक अच्छा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। 350 से ज्यादा ऐसे उत्पाद जो है हमारे गुरुकुलम ने तैयार किया है, और इसमें से कुल 46 उत्पाद पर तो पूरा चिकित्सालय चलता है।
कुछ और उत्पाद हैं जिसके बारे में जानकारी कल दूंगा। आज और कुछ प्रश्न हो तो आप पूछो। जो अमृत बनाने का जो तरीका बताया जी। उसके अंदर शहद बाद में डालना है, उसका प्रमाण, और वो स्वस्थ आदमी भी ले सकता है और कौन से टाइम पे ले सकते हैं? हाँ, शहद भी बराबर प्रमाण में। ये जो एक ऋषि का सूत्र है, मैंने कहा कि 7 फॉर्मुलेशन है अमृत बनाने के, उसमें से एक फॉर्मूला ये है जो सबसे सरल है। इसमें सारे गव्य बराबर मात्रा में होते हैं। जैसे सारे गव्य 1-1 चम्मच लीजिए और अंत में 1 चम्मच शहद मिला दीजिए आप और तैयार कीजिए। ये सूरज उगने से 2.5 घंटे के अंदर अगर आप लेते हैं खाली पेट में, तब सबसे अच्छा परिणाम आता है। जैसे 7 बजे सूरज उदय हो गया, 7 बजे आप इसको बना लीजिए और धूप में रख दीजिए। 7:30 बजे ले लीजिए, 8 बजे ले लीजिए, 9 बजे तक ले लीजिए। सूरज उगने से 2.5 घंटे के अंदर अगर आप लेते हो, तब यह पूरी तरह से अमृत के रूप में काम करता है, जब आपका पेट खाली हो। हाँ, ये खाली पेट में ही लेते हैं। नमस्कार। आपने बताया कि 5 गव्य बनाने का जो सम प्रमाण है, उस सूर्य के सामने 15-20 मिनट रखना चाहे तो कौन से समय में रखें? सूर्य 7 बजे उदय होता है, उसी समय सूर्य उदय के साथ साथ। जी, हाँ, वो सूर्य बात उदय के साथ नहीं, सूर्य की जो प्रदीप्ता है थोड़ी बढ़ जाए, ताकि ये जो आपने मिश्रण किया है इसमें थोड़ी गर्माहट आ जाए। इसमें से जो गव्य है घृत, वह देखो ठोस रूप में होगा। सुबह जब सूरज की किरणें उस पर पड़ेगी तभी वह द्रव्य के रूप में होगा, पिघलेगा, तरल के रूप में होगा। इसलिए सूरज की हल्की रोशनी काफी है। 7, 7:30 बजे, 8 बजे भी बना सकते हैं। और कभी अगर आपको किसी इमरजेंसी में अगर रात में बनाना पड़े, तब आप धीमी आंच दिखा दो उसको 2, 4, 5 मिनट, तब भी वो तैयार हो जाता है। नमस्कार। आप बोले ગાયું ઓછી થઈ ગઈ છે, હરેક ભારતની અંદર ગાયું ઓછી થઈ જાય છે, એમાં સરકારશ્રી ગૌચર ગાયું માટે હોય છે, તો શા માટે ગૌચર આપી દે છે, એ વિશે આપ કહી શકશો? एक बार आप बोलेंगे हरीश भाई? गुरुजी, उनका प्रश्न ये है कि अभी जो सरकार है ना, हाँ, ये गौचर जमीन को बेच देती है। हाँ। तो ये क्यों बेच देती है, आप उसका उत्तर दे सकते हो? हाँ, इसलिए बेच देती है कि आज की सरकारों को गाय पर आस्था नहीं है, और बेचा हुआ भूमि भी हम सरकार से वापस छीन सकते हैं। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हमें एक जजमेंट दिया है कि गोचर की जमीन अगर किसी गुंडे, मवाली, नेता, इंडस्ट्री किसी के कब्जे में है, तब उसको हम छुड़वा सकते हैं। ऐसा हमारे देश के सम्माननीय न्यायालय ने एक जजमेंट भी दिया है, और उस जजमेंट के आधार पर हम सरकार पर मुकदमा करने के अधिकारी हैं। मुकदमा करके सरकार से कह सकते हैं कि इज्जत के साथ इस जमीन को छोड़ दो, और नहीं तो इसके बदले दूसरी जमीन दे दो। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा पराक्रम करना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा, न्यायालय का दरवाजा तो खटखटाना ही पड़ेगा। नमस्कार गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो ये पंचगव्य वगैरह बताने की बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गुजरात में मतलब जितने भी ढोर का पालन करते हैं, पशुपालन, उनको इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो उनको कैसे बताया जाए? और उनको ये भी नहीं पता है कि वो 50, 60 या 100 ढोर लेके घूमते रहते हैं दिन भर, तो उनको रात को 50 लीटर भी दूध नहीं निकलता, तो उसको अर्थोपार्जन कहाँ से सिखाए उसको? हाँ, देखिए, यह जो है ना ऐसा विषय है जिसमें अचानक कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे आज मोरबी में ऐसी कथा का आयोजन किया गया है, और यहाँ पर जो गौपालक हैं उनको ये बात समझ में आई होगी कि गाय की कितनी ताकत है। अगर ऐसे आयोजन हम भारत के विभिन्न नगरों में, गाँव में और शहरों में अगर करें, हम बड़े स्तर पर ना सही, छोटे छोटे स्तर पर भी अगर करना शुरू करें, तब लोगों की समझ बनेगी। और जो हमारा जो अभियान है पूरे भारत के सभी जिला में पंचगव्य गुरुकुलम की स्थापना का, वह धीरे धीरे जैसे जैसे साकार होगा, भारत के लोगों को इसकी जानकारी होगी,
उस तरह से काम भी बढ़ेगा। हमारी जो सोच है कि भारत में दूध इकट्ठा करने के लिए जैसे डेयरी चलते हैं, उसी तरह से भारत के गांवों में जो है गौमूत्र इकट्ठा करने के अगर सिस्टम खड़े हो जाएं और बड़ी कंपनियां अगर सामने आ जाए उसमें से औषधि बना करके विश्व मार्केट में बेचने के लिए, तो इस समस्या का समाधान तो बिल्कुल निकलेगा। और आज नहीं तो कल बहुत सारी जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की कुछ कंपनियां हैं, जिनसे हमारी बातचीत चल रही है कि किस तरह से जो है भारत के गांवों से हम गौमूत्र इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे डेयरी वाले दूध इकट्ठा करते हैं, उस तरह से कैसे हम गौमूत्र इकट्ठा कर सकते हैं, और 40-50 रुपया प्रति लीटर तो गौमूत्र का दे ही सकते हैं, ये कंपनियां आगे से होकर के कह रही है। तो देखो धीरे धीरे तो ऐसा होगा और हमारे देश में गौमूत्र कलेक्शन शुरू होगा, और जब होगा तो गौपालकों को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अचानक कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, परिवर्तन तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे जागृति बढ़ेगी और बढ़ने के बाद सब कुछ सुधरेगा। और कोई सवाल है? इधर माताओं की तरफ से कुछ सवाल होंगे। नमस्कार गुरुदेव। अभी आपने जो आँख के बारे में बताया कि वो एक ऐसी रात्रि का गौमूत्र इकट्ठा करके उसकी आँख को अच्छी कर दी गई, तो वो कौन सी रात्रि? हाँ, मैं भूल गया था, मुझे बताना ही था, आपने याद दिलाया। देखो ऐसा है ना कि एक विषय आपको बताता हूं। ये जो चित्र है, इस चित्र को आप देखिए। ये वैदिक चित्र है गाय का, जिसमें 33 देवता हैं, और वो आधुनिक चित्र हमने गाय का बनाया है जिसमें भी 33 देवता हैं, लेकिन अलग तरीके से हैं। मैंने केवल इतना ही किया है कि ये देव जिस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस तत्व के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हमने गाय के शरीर में रखा है उसी स्थान पर। तो आप देखो, गैया का जो बाईं आंख है उसमें चंद्रमा है, गैया का जो बाईं है, लेफ्ट आई है, वो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी चंद्रमा के पास जितना गुण धर्म है, गैया की बाईं आंख में होता है। हाँ। तो चंद्रमा जिस दिन धरती के सबसे नजदीक आता है, उस दिन धरती पर चंद्रमा की रिफ्लेक्शन एनर्जी सबसे अधिक होती है, और उस दिन गैया उस रात्रि को सबसे ज्यादा चंद्रमा की चांदनी को अपने में ग्रहण करती है। और जो चंद्रमा है वह आंखों की सबसे अच्छी औषध है। मुझे एक सूत्र मिला था वेद में, और उसी सूत्र को मैंने फिर डेवलप किया। वेद में एक सूत्र मिला था कि आंखों में कोई भी विकार हो तो आंखों में चंद्रमा को उतारो। यह था मूल समीकरण, सूत्र। तो कई वर्षों तक मैंने सोचा कि आखिर चंद्रमा को कैसे उतारेंगे आंख में, तो बड़ा मुश्किल है। वेद कहते हैं कि आंखों में चंद्रमा को उतारो, कैसे उतारे, बड़ा मुश्किल है। तो कई बार ऐसे मन में हुआ इस चित्र को देखकर कि गैया के बाईं आंख में चंद्रमा का चित्र है, यानी चंद्रमा का गुण गैया के बाईं आंख में। एक बार गैया की बाईं आंख देखकर देखो तो सही क्या होता है। तो मैंने कई मरीजों को यह लिखा, उनको बताया कि आपके आंखों में समस्या है, आप गैया के सामने बैठ जाओ और उसकी बाईं आंख में उसकी रेटिना और अपनी रेटिना को मिला दो और निहारते रहो। पता है रिजल्ट क्या आया? आंख के रोग खत्म हो गए। तब मुझे विश्वास हुआ कि हमारे वेद ठीक कहते हैं कि आंखों में चंद्रमा को उतारो तो आंखों के सारे रोग खत्म होते हैं। कैसे उतारना, इस पर बहुत सारे परीक्षण करने के बाद एक परीक्षण हमने ऐसा किया कि खगोल विज्ञान की मदद ली और पता किया कि चंद्रमा किस दिन धरती के सबसे नजदीक आता है, और धरती के नहीं, भारत के नजदीक कब आता है। अगर आप गुजरात में काम कर रहे हो तो गुजरात में चंद्रमा कब धरती के सबसे नजदीक आता है, शायद उस रात्रि को रिफ्लेक्शन एनर्जी ज्यादा हो, चांदनी का प्रभाव ज्यादा हो और वो शायद कुछ करे। तो उस रात्रि का गौमूत्र हमने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद किया तो सच में वो निकला। तब मुझे वेद की वो भाषा समझ में आई, सांकेतिक भाषा। देखो वेदों में जो समीकरण हैं, सूत्र हैं, वो सीधे सीधे नहीं होते, वो सांकेतिक भाषा में होते हैं। उस पर
में काम करना होता है, उस समीकरण पर औषधि डेवलप करनी होती है। तो देखो शीत ऋतु होता है ना, शीत ऋतु आपके यहाँ कब होता है? अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। तो शीत ऋतु की जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा बोलते ना, तो जो शरद पूर्णिमा है उस दिन भारत से सबसे नजदीक पर कम दूरी पर चंद्रमा होता है। तो उस रात्रि का गौमूत्र कलेक्ट करो आप, आंखों की औषधि के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब उसमें और कुछ क्रियाएं करके उसको डेवलप किया है, लेकिन मूलतः बात यही है। आप सीधे भी डाल लो, आप उस रात्रि का गौमूत्र आंखों में, बहुत अद्भुत काम करता है। सीधे डाल लो आप, कुछ नहीं करना, उस रात्रि का गौमूत्र पकड़ना आप, लेकिन ध्यान रखना शरद पूर्णिमा की उस रात्रि को चंद्रोदय हुआ हो। कभी कभी शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रोदय नहीं होता, क्योंकि बादल बहुत होता है, तब वो काम में नहीं आने वाला है। अगर खुला आकाश है और चंद्रमा पूरी तरह से दिख रहा है, तो उस रात्रि का मतलब रात भर चांदनी में गाय बंधी हो और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के जो मूत्र दिया उसको आप कलेक्ट कर लो, संग्रह कर लो और सीधे आंख में डालो आप, आंखों की समस्या सुलझ जाती है। और भी कोई प्रश्न है? जब तक यह सृष्टि है। देखो, गोमूत्र कभी खराब नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता। गाय के शरीर से गोमूत्र बाहर निकल जाए तब भी सौरमंडल की ग्रहों के साथ उसका संबंध नहीं टूटता। यही कारण है कि गोमूत्र जितना पुराना होता है उतना ताकतवर होता है। जब तक यह सृष्टि है तब तक तो नहीं खराब होने वाला है। नमस्ते गुरुजी। आजकल बड़े बड़े रोग सता रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे को चश्मे के नंबर आ जाते हैं। दूसरी तीसरी कक्षा में होते हैं, सब क्लास में 60 बच्चे होते हैं तो 40 को नंबर होते ही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये चश्मे पहन पहन के बच्चे बोर हो जाते हैं और आंखों एकदम खराब हो जाती। हाँ, देखो, इसमें जो बहन बड़ी भूमिका है ना, वो रासायनिक अनाजों की सबसे बड़ी भूमिका है। और हमारे रसोई घर में 2 प्रेत हैं। प्रेत समझते? डाइन, भूत। हाँ, हमारे रसोई घर में 2 भूत हैं। इन 2 भूतों को अगर बाहर निकाल दो ना तो आधी समस्या सुलझ जाती है। आधी समस्या रासायनिक अनाजों की है और आधी समस्या किचन, रसोई घर में भूत नहीं होते, माफ करना, किचन में 2 भूत हैं, है ना। इन 2 भूतों को बाहर निकाल दो, आधी समस्या सुलझ जाती है। उसमें से एक भूत का नाम है प्रेशर कुकर और दूसरे भूत का नाम है फ्रिज। हाँ, देखो, फ्रिज जो है ना, दुनिया के 2 खतरनाक गैस से चलता है, एक क्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन। क्लोरीन और फ्लोरीन नाम के 2 जहरीले गैस हैं, उससे फ्रिज चलता है, उसका दुष्प्रभाव है। और प्रेशर कुकर का बना हुआ भोजन शरीर में बहुत देर से पचता है, शरीर की बहुत ताकत लगती है, शरीर का कफ खराब हो जाता है उस भोजन को पचाने में, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर भोजन कभी नहीं पचता, कभी गलता नहीं, पकता नहीं है। नीचे से हीट और ऊपर से प्रेशर, अनाज फट जाते हैं। अनाज का फटना अलग है और अनाज का पकना अलग है। तो फटा हुआ अनाज अगर खाओगे तो शरीर का पूरा कफ बर्बाद हो जाता है और कफ का सीधा संबंध नेत्र ज्योति के साथ है, आंखों से है। तो इन 2 प्रेत को बाहर निकालो और रासायनिक अनाज बंद करो, बच्चों के चश्मे नहीं लगेंगे। लग गए, क्या करना? तो लग गए तो ये शरद पूर्णिमा की रात्रि का गौमूत्र इनकी आंखों में डालो, चश्मा उतर जाएगा।